नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीर सैन 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो बायोलॉजी का, ठीक है, जो खान सर पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पे, उसी का दोस्तों नोट है, ठीक है। तो जो बी आर दरोगा का कराते हैं, तो बायोलॉजी का जो है श्वसन तंत्र, तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। अंगों की वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, CO2 H2O तथा ऊर्जा ऊष्मा निकलती है, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन इसको तोड़ता है, तो आपको 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 KCl उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, श्वसन की क्रिया को ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है। श्वसन क्रिया क्या है? एक अपचयी क्रिया है। आगे देखिएगा, श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है, ठीक है। नोट देखिएगा, स्तनधारी में श्वसन का वर्णक हीमोग्लोबिन है, ठीक है। आगे देखिएगा, मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा जगत में श्वसन का वर्णक हीमोसायनिन है। आगे देखते हैं, देखिए, मानव शरीर का श्वसन ईंधन क्या है? ग्लूकोज। मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा है, आपको ATP हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र आपको हो जाएगा स्पायरोमीटर। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क भाग हो जाएगा पोन्स वैरोली। आगे देखिएगा, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग आपको हो जाएगा मेडुला ओब्लोंगटा। आगे देखिएगा दोस्तों, श्वासोच्छ्वास सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के होते हैं, ब्रीथिंग, निश्वासन और निःश्वासन, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, निश्वासन सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं। देखिएगा, CO2 21%, O2 आपको 21%, ठीक है। और CO2 आपको हो जाएगा 0.3% होता है, नाइट्रोजन 78%, ठीक। निश्वासन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निश्वासन कहते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निश्वासन कहते हैं। जिसकी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर को छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निश्वासन में निम्नलिखित गैस निकलती है, O2 17%, CO2 आपको 4.6%, नाइट्रोजन N2 आपको 78%, ठीक है। प्रमुख श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। एक कोशिकीय जीव, आपको एक कोशिकीय जीव विसरण विधि हो जाएगा। जलीय जीव आपको जिल्स क्लोमर गलफड़ा, ठीक है, गलफड़ा सांस लेता है। और कीट आपको श्वास नली, और टेडपोड मेढक जो गिल्स से सांस लेता है। निष्क्रिय मेढक जो त्वचा से लेता है सांस। कह दिए कीट श्वास नली हो जाएगा। टेडपोल बच्चा मेढक जो को गिल से सांस लेता है, ठीक है। निम्कीय मेढक जो निम्की मेढक होता है त्वचा से
भूमि के अंदर रहता है, ठीक है। मानव जो फेफड़ा से लेता है, केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, जीवाणु आपको सीसोसोम से सांस लेता है। और ये मारे नेक्स्ट देखिएगा। मानव का श्वसन मार्ग। मानव जो श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं। नासा छिद्र। नासा छिद्र आपको नासिका का पार्ट हो जाएगा, ग्रासनी हो जाएगा, स्वर तंत्र हो जाएगा, श्वास नली हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, बुक्काई हो जाएगा, आपको हो जाएगा ब्रेकियोलेस वायुकोश, ठीक है। आगे देखते हैं, रुधिर हो जाएगा, कोशिका सेल हो जाएगा, ठीक है। नेशनल कैविटी हो जाएगा, देखिए डायग्राम में। डायफ्राम। डायफ्राम गुबंदाकार पेशीय रचना होती है। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजित ऊतक का बना होता है। निःश्वसन में यह 75% योगदान करता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है और फेफड़े का आकार बड़ा हो जाता है, जिस कारण फेफड़े में हवा प्रचलित होती है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है और फेफड़े का आकार छोटा हो जाता है, जिस कारण फेफड़े में हवा बाहर निकल जाती है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ये देखिए डायफ्राम है, ठीक है। आगे देखते हैं, डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। नासा छिद्र। नाक का यह अगला भाग होता है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसे बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं, हवा को गर्म रखते हैं तथा हवा को गीला करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नासिका कपाट। नासिका कपाट या नाक का पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट में पास ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। देखिए ग्रासनी। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों जाते हैं। आगे देखिए, रिमार्क। ग्रासनी। ग्रासनी आपको निगल द्वारा आपको ग्लैट के माध्यम से ग्रासनी फूड पाइप से जुड़ता है। ग्रस नाली की लंबाई 25 सेमी होती है। ग्रसनी स्वतंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है, ठीक है। आगे देखिएगा, स्वरतंत्र। यह ग्रासनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रस नली के नीचे पाया जाता है। स्वरतंत्र के दीवार उपस्थितियों के 9 टुकड़े के द्वारा बनी होती है। यह आवाज़ निकलने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स पर यह ढक्कन जैसे संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली न जाकर ग्रस नली में जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रहता है तो हमें हिचकी आने लगती है। इसे एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फेफड़ा लंग्स। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसके संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़े को फीफूस या पुल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिससे रक्त का शुद्धिकरण होते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। आगे देखिएगा,
श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेमी लंबी होती है। ट्रैकिया के बाहर कैटलिज को सुरक्षा प्राप्त होता है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखा में बंट जाती है जिसे ब्रोकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोंकोलोलस कहते हैं। देखिए यहाँ पे लाइलिन हो जाएगा, ठीक है। वायुकोष्ठक ब्रोंसिलोलस के सिरे पर गोले रचना पाई जाती है जिसे एल्वेओली कहते हैं। एल्वेओली गैसों का विनिमय का कार्य करता है, ठीक है। जब एल्वेओली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं, ठीक है। निमोनिया हो जाता है। आगे देखिए, इसे फेफड़े की इकाई कहते हैं। इसकी संरचना अंगूर जैसे होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, टीबी नामक रोग में एल्वेओली में छेद हो जाता है। जब एल्वेओली पर बलगम जम जाता है तो उसे दमा रोग कहते हैं। एल्वेओली में रक्त कोशिकाएं होती है जिसमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन एचबी होता है जो एल्वेओली एचबी में ऑक्सीजन छोड़ देता है, ठीक है। जिसमें एचबी रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 हो जाता है। HbO2 कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसे फलस्वरूप CO2 निकलता है। HB CO2 को बांध लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिससे यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पुनः एल्वेओली तक आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, निःश्वसन है तो उसे एल्वेओली में पहुंचकर CO2 बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया नियंत्रित चलती रहती है जिसे श्वसन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, गैसों का परिवहन। O2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा 3% हीमोग्लोबिन 57%, ठीक है। टीडल वैल्यूम, आगे देखते हैं, एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं तो उसे हम टीडल वैल्यूम या टीवी कहते हैं। एक बार में टीडल वैल्यूम 500 ml होता है। यह 1 मिनट में टीवी 500 × 16 बराबर 8000 ml में 8L। द टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग्स कैपेसिटी LTC कहते हैं। LTC लगभग 6000 ml या 6L होता है, ठीक है। जो टीडल वैल्यूम TLC का मात्रा लगभग 80% होता है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा, जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशान होता है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। किसके द्वारा? तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है, ठीक है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं, ठीक है। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं। आगे देखिएगा, वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार लेता है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कोशिका श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कोशिका श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कोशिका द्रव में ऑक्सी श्वसन आपको हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन, ठीक है। आगे देखिएगा, जो ये देखिए
कोशिका हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ठीक, ये कोशिका है, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। आगे देखिएगा, कोशिका द्रव्य में श्वसन अनाक्सीकरण, अनाक्सीकरण श्वसन। देखिएगा, यह कोशिका द्रव में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं, ठीक है। बीज का अंकुरण जीवाणु तथा ईस्ट में अनाक्षी श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाता है और 2 एटीपी शेष बच जाता है, अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रिमार्क देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को एसिटाइल CHCO एंजाइम एक को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, ऑक्सी श्वसन, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। कौन सा विद्वान किया था? तो आपको हो जाएगा क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन टूटना होता है। एक पायरुविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? एटीपी 18। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचे 2 पायरुविक अम्ल के अपघटन में कुल 36 एटीपी बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या कितनी होती है? 38 होती है, ठीक है। 36 + 2 38 एटीपी। 36 आपको क्रेब्स चक्र हो जाएगा और 2 हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। आगे देखिएगा, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा नोट, क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है, ठीक है। श्वसनीय पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमें श्वसन पदार्थ प्राप्त है, उसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है। रिमार्क को देखिए, आंतरिक श्वसन कोशिका श्वसन के फलस्वरूप हमें सांस नहीं लेते हैं, बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, फेफड़ा में होने वाला श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस पीडीएफ में इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।